हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का चाय वाय हो गया? अभी हुआ कि नहीं? अभी सो के उठे आप लोग या नहीं? तो जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि आज हम संविधान का चैप्टर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग संविधान का चैप्टर लेंगे। हमारी कोशिश है कि हम 5 वीडियो में आपका संविधान कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो संविधान जो 5 चैप्टर में हम लगभग आधे आधे घंटे की क्लास लेंगे केवल, जिसमें आप लोगों को बोरिंग भी ना महसूस हो और आप आधे घंटे इंटरेस्ट के साथ हमारा वीडियो देखें और समझें। हमें जहाँ तक लगता है कि हम अभी तक जितना भी बनाए हुए हैं PDF, इसमें लगभग सभी जो जो पॉइंट है, सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं हम। तो आप लोग इसे हो सके तो आप अपनी कॉपी पे नोट करते जाइएगा, या तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। जो सुविधा आपको लगे आप वैसा करिएगा। ठीक है, तो हम 5 दिन का टाइम लेंगे। 5 दिन में हम ये आपको कंप्लीट करके देंगे संविधान, भारत का संविधान पूरा लगभग। ठीक है, पूरा लगभग इसका मतलब जैसे इम्पॉर्टेंट जो हमको लग रहा है हम उसको ही लिए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं भारत का संविधान सभा। ठीक है, संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि किस मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था? तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधान के अनुसार। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का जो 2 अधिवेशन हुआ था, पहला 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें जब 1946 को ये अधिवेशन हुआ था तो इसमें एक अध्यक्ष चाहिए था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन इनको जब बनाया गया तो अस्थायी रूप से बनाया गया। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि संविधान सभा के अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो सेकेंड अधिवेशन में जो बैठे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो थे। वो 11 दिसंबर को उनका वो अध्यक्ष बने थे, वो अस्थायी रूप से बन गए थे। ठीक है, और जो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, वो अस्थायी थे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ये हम आपको बता दिए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान सभा का निर्माण अंतिम रूप से किया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान सभा को अंतिम रूप दिया गया था। मतलब संविधान सभा जो बन के तैयार हुई थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में तैयार हुई थी। ठीक है, इन्होंने प्रारूप तैयार किया था इसका। तो ये क्वेश्चन अस्थाई और अस्थाई, जैसे कि 69,000 में एक क्वेश्चन आया था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष या अध्यक्ष, ऐसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसमें क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो उसमें सस्पेंस कर दिया था कि अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष तो हमारे 2 थे, एक अस्थाई एक अस्थाई। ठीक है, एक सच्चिदानंद जी थे, एक राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन काफ़ी बच्चों ने प्रथम अध्यक्ष को टिक कर दिया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और कुछ बच्चों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टिक किया था, क्योंकि ये अस्थायी रूप से थे। तो आयोग भी जो माना था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही माना था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछे तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछ दे तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, और देखते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा अंगीकृत किया गया। ठीक है, मतलब 26 नवंबर 1949 को
26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। जो संविधान सभा के प्रारूप तैयार किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार कर दिया गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। इसी दिन भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो हम लोग 26 जनवरी को हर स्कूल में, हर सरकारी कार्यालयों में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था और लागू हुआ था। बन के तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हो गया था। ठीक है, मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियाँ 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम की बात है कि उस टाइम 22 भाग 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। अगर मूल संविधान पूछ दे तब भी इसका आंसर यही होगा, और सब पहले पूछते तब भी इसका आंसर यही होगा। लेकिन इस टाइम 12 अनुसूचियाँ हैं, पहले 8 थीं, अब बढ़ के 12 हो गई हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। जो भारत संविधान बनाया गया था भारत का, उसमें से जो शासन अधिनियम 1935 था, उसमें से लगभग 2/3 भाग भारत संविधान में लिया गया था। मतलब हूबहू बिल्कुल जैसा शासन अधिनियम 1935 था, उससे हूबहू बिल्कुल 2/3 लगभग हिस्सा वही ले लिया गया था भारतीय संविधान में। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से उनके महत्वपूर्ण तत्व लिए गए थे। जब संविधान सभा बनाई गई थी तब उसमें कई देशों से जो हमें सही लगा कि ये हमारे देश में होना चाहिए, हमारे देश में ये लागू होना चाहिए, तो उस देश से वो चीज़ें ली गई थी। जैसे कोई घर हम बनाते हैं तो हमें जिस दुकान से ईंट सही लगेगी हम वहाँ से ईंट लेंगे, जिस दुकान से हमें सीख अच्छी लगेगी हम वहाँ से सीख लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ भारतीय संविधान में भी है। जिस जिस देश से जो हमें सही लगा हम लोगों ने वो लिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान का निर्माण मतलब भारतीय संविधान कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में। इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान जो बनाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में बनाए थे। 26 नवंबर 1949 को यह महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। जब ये संविधान बना था तो उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जो हमारे देश का संविधान है सबसे बड़ा, मतलब विश्व में सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो हमारे देश का ही है। सोचिए, सोचने वाली बात है ना। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें से लगभग 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद, सोचने वाली बात है ना कि 1935 अधिनियम का लगभग 250 अनुच्छेद हूबहू ले लिया गया था। ठीक है, जो अनुच्छेद 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए थे। इसके अलावा भारत के संविधान के निर्माण में 10 देशों के संविधान की अहम भूमिका है, क्योंकि इन्हीं 10 देशों के प्रमुख तत्वों को लेकर भारत का संविधान बनाया गया है। ठीक है, जो लगभग 10 देशों से हमारा संविधान बनाने में जो तत्व हमें सही लगा अलग अलग देशों से, वो 10 देश हैं लगभग, वहाँ से लिया गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्त आपात, ये सभी चीज़ें जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो एक तरीके से स्लाइड बोल सकते हैं, ये जो स्लाइड है इसमें से समझ लीजिए कि 2 नंबर तो फिक्स ही है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं बस मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया,
संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से ले लिया गया है। तो अब वो पुराना हो चुका है, जरूरी नहीं कि मौलिक अधिकार आपसे पूछा जाए। इसमें पूछेगा निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, ये क्वेश्चन आया हुआ है सुपर टेट में। एकल नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो हमारा भारत देश है उसमें एकल नागरिकता है, यहाँ पे केवल हमारे देश की नागरिकता होती है, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। ठीक है, वहाँ पे मतलब उस देश की एक नागरिकता रहेगी और उसके राज्य की भी नागरिकता रहती है। विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, आपातकालीन उपबंध। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा पूछी जाती है। संघ राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची का प्रावधान। ठीक है। सोवियत रूस से मूल कर्तव्य, रूस से केवल मूल कर्तव्य लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये क्वेश्चन आता है दक्षिण अफ्रीका वाला। ठीक है। जर्मनी वाइमर संविधान, आपातकालीन उपबंध। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। देख लेते हैं। जो भारत की पहली अनुसूची है, इसमें भारतीय संघ के 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित क्षेत्र, ये जो यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस टाइम है हमारे वर्तमान समय में। ठीक है, ये पहले का डाटा वो हो गया है, टाइप हो गया है। तो पहली अनुसूची है, उसमें भारतीय संघ मतलब भारतीय राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी में जो है पदाधिकारियों का वेतन भत्ता, मतलब जो पदाधिकारी हैं, पद पे हैं, सरकारी कर्मचारी या जितने लोग हैं उन लोगों का वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में बात की गई है दूसरी अनुसूची में। तीसरी में शपथ ग्रहण प्रारूप, मतलब कैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, इसके बारे में तीसरी अनुसूची में है। और चौथी अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रक के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में किस अनुसूची में है, तो ये 5वीं अनुसूची में है। 6वें में ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है, किसमें? 6ठी अनुसूची में है। ठीक है। 7वीं में जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारा हुआ है। संघ सूची में 100 विषय हैं तथा राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। केंद्र विषय कौन सा है और राज्य का विषय कौन सा है, समवर्ती सूची कौन सी है, समवर्ती सूची किसे कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बता दें कि जो केंद्र सरकार देखती है उसे केंद्र का जिसके बारे में जो कार्य केंद्र सरकार कहती है वो केंद्र सूची होती है, और जिसके बारे में राज्य सरकार करता है कार्य उसे राज्य सूची में रहता है वो विषय। और समवर्ती सूची में जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपना भागीदारी दें वो समवर्ती सूची होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है अनुसूची है 8वीं अनुसूची। ठीक है। एक सेकेंड, ये तो हमारा गलत ही हो जाता है जब भी मैं करती हूँ, सीखते सीखते सीख लूँगी। ठीक है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाएं उल्लेख हैं, मतलब कि जब हमारा संविधान बना था उस टाइम कितनी भाषाएं थी? 22 भाषाओं को मान्यता मिली थी। ये किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, इसे ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं। ठीक है। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची
किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 1951 के द्वारा पहला संविधान संशोधन जब हुआ था तब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। मतलब 9वीं के बाद जितनी अनुसूचियाँ सब संशोधन करके जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज संस्थाओं, ये 11वीं अनुसूची भी पूछी जाती है। पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख इसमें हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख है इसमें। ठीक है, 11वीं अनुसूची में अगर पूछ दे पंचायती राज, 11वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सा संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1953 में जोड़ा गया। ओके, 12वीं अनुसूची नगरीय निकायों के 18 विषय 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, वही स्लाइड आ गई दोबारा। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन किया गया। ठीक है, जो हमारा भारत संविधान है संघीय संविधान है, मतलब सभी लोग मिल के काम करते हैं, इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। लगभग दो शक्तियों में विभाजित है। इस विभाजन का स्पष्ट उल्लेखन के लिए 3 सूची का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय हैं। ठीक है, जो कि हम लोग जान लेते हैं। सेना, रक्षा, ये चीज़ें याद रखिएगा। सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेलगाड़ी, बचत, परमाणु ऊर्जा, न्यायालय। आई थिंक हमारा वीडियो जो रुक गया था हम देख लेते हैं फिर से यहाँ पे। संघ सूची में आप लोग देख लिए, इसमें 100 विषय होते हैं संघ सूची में। इसका जो डाटा केंद्र सरकार अपने पास रखती है, इसमें विषय कौन कौन से हैं? सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक विनिमय, जनगणना, आयकर तथा निगम कर। ये सब जो होते हैं वो केंद्र सरकार में आते हैं, मतलब संघ सूची में आते हैं। तो इसका मेन पॉइंट यही है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। और कि कौन कौन से हैं? कभी कभी पूछ देता है सेना किस में सूची में है, तो केंद्र सूची में या संघ सूची में। भारतीय रिजर्व बैंक, तो ये हो जाएगा संघ सूची में। अगला हम लोग देख लेते हैं, ये राज्य सूची है। इसका जो होता है कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। ठीक है, और इसमें कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और विषय के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी विषय है। न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वन, वाट एवं नाप, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, और समवर्ती सूची को देख लेते हैं। समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण करते हैं। दोनों सरकारों द्वारा बनाए गए इस कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के कानून को मान्यता प्रदान की गई है। केंद्र सरकार, जैसे कि जब कोई मान लीजिए शिक्षा हो गई, शिक्षा पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना कार्य, मतलब जो होता है पैसा होता है या बजट जो भी होता है, जितना उस पर व्यय आता है, सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करती है। लेकिन अगर कोई उसमें गतिविधि में अवरोध उत्पन्न हो जाता है या कोई विवाद हो जाता है तो उसमें केंद्र सरकार की भागीदारी ज़्यादा होगी। ज़्यादा का मतलब कि जो केंद्र सरकार चाहेगा वही होगा। ठीक है, समवर्ती सूची के विषय में वर्तमान समय समवर्ती सूची में कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से प्रमुख इस प्रकार है: शिक्षा, दीवानी, ये चीज़ लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। शिक्षा, दीवानी, फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, वार्ड माप, ये सब समवर्ती सूची में। ठीक है, और अब हम लोग आ जाते हैं मूल अधिकार। ठीक है,
वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, वो मूल अधिकार कहलाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कुछ अधिकार ऐसा होता है जो पैदा होते ही उसे मिल जाता है, उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता कि नहीं तुम ये नहीं करो, ये करोगे तो ये तुम्हें सज़ा दी जाएगी, वो अधिकार नहीं होता है किसी का। तो जो बच्चे के पैदा होते ही जो अधिकार उसे मिल जाता है, जिसमें किसी और का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, किसी और का मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार या कोई भी हो, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो हमारा अपना अधिकार होता है, उसे ही हम मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। पहले जो था हमें 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन 1979 में हुआ, उस पे जो हमें संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त था कि जितना चाहे हम उतनी संपत्ति रख सकते हैं अपने पास, लेकिन अब वो संपत्ति का अधिकार हट गया है, वो अब कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है। तो मूल अधिकार हमारे पास इस टाइम 6 ही हैं, तो हम लोग बारी बारी जान लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। समानता का अधिकार मतलब हर कोई समान है, कोई ऐसा जिसे मतलब किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, सभी लोग एक समान हैं। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कि हमें स्वतंत्रता है, हम जहाँ चाहें वहाँ घूमें, जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ कानून के दायरे में रहते हुए, कि हमें ऐसा ना कुछ मतलब हम ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारा कानून हमें गलत कह सके। ठीक है। और शोषण के विरुद्ध, अगर हमारा कोई शोषण कर रहा है तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं कि हमारा यहाँ शोषण हो रहा है, हम न्यायालय में जाके न्याय मांग सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता मतलब सबको अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है, अपने धर्म की पूजा करने का अधिकार है, सम्मान करने का अधिकार है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार मतलब हम अपनी संस्कृति को जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, मतलब हमारा जो संस्कृति है हम उसको अपना सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें कोई रोक टोक करे। और हमें शिक्षा का अधिकार है, हम जितना चाहें उतना पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अब हम इसके बारे में धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आगे का मूल अधिकार से हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी हम लोग ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम इसके बारे में पढ़ाई करने लगेंगे तो, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप बोर भी ना हो और हम धीरे धीरे टॉपिक को पूरा क्लियर करके पढ़ते हुए चलें, और हमारा संविधान टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही। लगभग 5 दिन में हम इस संविधान को कंप्लीट कर लेंगे। और रही बात तो हमारा लगभग अगर हम इससे ज़्यादा बनाएंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी जिसमें आप भी बोर हो जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत तो पता नहीं लेकिन हाँ पसंद तो आना चाहिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आगे और भी अच्छा आपके लिए कर सकें कुछ। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अपने 5 से 10 दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है। ताकि हम भी मोटिवेट होके अच्छा कर सकें, हम कुछ सीखें और आपको सिखाएं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।